मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय रायपुर। आज मैं आपसे वीना कांग्रेस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ये विश्व इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जो सितंबर 1814 ईस्वी में प्रारंभ हुई और इस पर हस्ताक्षर 9 जून 1815 ईस्वी को हुई। तो वीना कांग्रेस आयोजित करने का उद्देश्य क्या था? ऐसी कौन सी स्थिति आ गई थी कि यूरोप में वीना कांग्रेस हो? वीना आप जानते हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना थी और यहाँ पर यूरोपीय राष्ट्रों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके पीछे सर्व प्रमुख कारण है नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन एक ऐसा शख्स था, यूरोप का एक ऐसा बेताज बादशाह था जो एक लंबे समय तक यूरोप की राजनीति में हलचल मचाती थी। तो इस नेपोलियन को हम वीना कांग्रेस को समझने के लिए इससे पहले पूर्ववर्ती घटनाओं को जानना, संक्षेप में जानना आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इतिहास क्रमबद्ध होता है और इतिहास के अध्ययन के लिए किसी भी अध्याय को आसानी से समझने के लिए उसके पूर्व घटनाओं पर संक्षेप रूप में हम प्रकाश डालते हैं। नेपोलियन को क्रांति के पुत्र माना जाता है और ये क्रांति कहाँ हुई थी? आप सबको पता है, 1789 ईस्वी में ये क्रांति फ्रांस में हुई थी। क्रांति के पीछे कारण आप सभी जानते हैं कि हेनरी चतुर्थ ने जिस बुर्बो राजवंश की स्थापना की थी और उस बुर्बो राजवंश में अनेक प्रतिभाशाली शासक भी हुए, जैसे लुई 13वें, लुई 14वें का नाम विशेष रूप से उल्लेख हमको देखने को मिलता है। लेकिन लुई 15वें और लुई 16वें इस परंपरा को कायम नहीं रख पाए और जिसके कारण हम देखते हैं कि लुई 16वां के शासनकाल में ही 1789 ईस्वी की फ्रांस की राजक्रांति हुई थी। 1789 ईस्वी में जो राजक्रांति हुई थी, इसके पीछे अनेक कारण थे। फ्रांस की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। धार्मिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से पोप और पादरियों का एकाधिकार था। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। इसमें प्रथम और द्वितीय की स्थिति तो अच्छी थी, आप सभी को पता है, और तृतीय स्थिति दाने दाने के लिए मुहताज हो रहा था। राज्य का सारा कर इन्हीं को सौंप दे रहे थे और ऐसी स्थिति में लुई 16वां के शासनकाल में पूरी तरह से फ्रांस में असंतोष का वातावरण निर्मित हुआ, ये आप सभी जान रहे हैं। इसी समय फ्रांस में अनेक दार्शनिकों का अभ्युदय हुआ, जैसे दिदरो, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वॉल्टेयर, और इन दार्शनिकों के बौद्धिक विचार ने ही वास्तव में फ्रांस में क्रांति लाई। नेपोलियन स्वयं कहता था, जिसे हम क्रांति के पुत्र के नाम से जानते हैं, वो स्वयं कहता था कि यदि फ्रांस में रूसो का जन्म नहीं होता तो फ्रांस की राज्य क्रांति नहीं होती। मॉन्टेस्क्यू ही नहीं, सबसे पहले शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत बताया। उन्होंने कानून की आत्मा नामक किताब लिखी और इसमें ही सबसे पहले उन्होंने निरंकुश राजसत्ता को चुनौती दी थी। रूसो का विचार, जो सामाजिक संविदा के नाम से जाना जाता है और जिसमें वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र बंधनों से जकड़ दिया जाता है। ऐसे ऐसे विचारों ने फ्रांस में बौद्धिक क्रांति लाई और एक प्रकार से लुई 16वां का जो शासन था उसको उखाड़ फेंके। बास्तिल का पतन हुआ, इससे पहले टेनिस कोर्ट की सफल, और हम देखते हैं कि फ्रांस की राजक्रांति सफल हुई। फ्रांस की राजक्रांति का महत्वपूर्ण जो संदेश निकला वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और इसी विचारधारा ने केवल फ्रांस को ही प्रभावित किया ऐसी बात नहीं थी, पूरे यूरोप को प्रभावित किया, पूरे विश्व को प्रभावित किया। और इसी विचारधारा के आधार पर कालांतर में निरंकुश सत्ता के प्रति विद्रोह होने लगे और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक सत्ता की स्थापना होने लगी। तो नेपोलियन को इसी क्रांति का पुत्र माना जाता है और फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी से लेकर नेपोलियन के फ्रांस की गद्दी पर बैठने तक की स्थिति में फ्रांस का स्थिति बहुत डावाडोल रहा। 1799 ईस्वी में जब नेपोलियन प्रथम कांसल के रूप में चयनित हुआ तो उसके बाद उन्होंने कई
गृह सुधार किए, कई विदेश नीति भी उनकी महत्वपूर्ण रही। लेकिन जब 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना और उसके पश्चात यूरोप की राजनीति नेपोलियन के इर्द गिर्द घूमने लगी। 1804 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक का काल यूरोप के इतिहास में, विश्व के इतिहास में नेपोलियन के युग के नाम से जाना जाता है। और मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को ही पराजित करके बाद में वीना कांग्रेस आयोजित की थी। नेपोलियन वह शख्स था, वह विजेता था, वह योद्धा था जिन्होंने यूरोप के ऐसे कोई भी देश नहीं रहा होगा जहां पर उन्होंने सैन्य कार्यवाही नहीं की हो। ऑस्ट्रिया उसके नाम से थर्राता था। रूस पर उन्होंने आक्रमण किया। इंग्लैंड की जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी, उन्होंने आर्थिक रूप से इंग्लैंड को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। नेपोलियन का मित्र यद्यपि स्पेन और पुर्तगाल था, बाद में उस पर भी उन्होंने आक्रमण किया। कहने का मतलब मेरा यह है कि संपूर्ण यूरोप नेपोलियन के विजय अभियान से खपा हुआ था। नेपोलियन के कार्यवाही से पूरा यूरोप में अशांति था और यही कारण रहा कि इंग्लैंड, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, स्पेन आदि यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर एक संघ निर्माण किया, जिसे हम राष्ट्रों के संघ के नाम से जानते हैं। और इनकी संयुक्त सेना ने ही कालांतर में नेपोलियन को पराजित किया था और नेपोलियन को पराजित करके नेपोलियन को एल्बा द्वीप भेज दिया गया था। ऐसी स्थिति में यूरोपीय राष्ट्रों ने यह कहा कि नेपोलियन के द्वारा जिस प्रकार से यूरोप को तहस नहस किया गया है, इसकी पुनर्स्थापना आवश्यक है और इसको पुनर्स्थापना करने के लिए एक कांग्रेस की आवश्यकता है। और इसीलिए उन्होंने वीना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसे हम वीना कांग्रेस के नाम से जानते हैं। लेकिन इसी समय हम देखते हैं कि एल्बा द्वीप से नेपोलियन फिर भाग गया और पुनः फ्रांस आकर फ्रांस का सम्राट बन गया। ऐसी स्थिति में कुछ दिनों के लिए वीना कांग्रेस की कार्यवाही को रोक दी गई और कालांतर में हम देखते हैं कि नेपोलियन को वाटरलू के मैदान में बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। नेपोलियन को बंदी बना लिया गया और उसको सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया, जहाँ पर 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ये तो बात की घटना है। वीना कांग्रेस यूरोप के मानचित्र में पुनः जो परिवर्तन हो चुका था उसको पुनर्स्थापित करने के लिए आयोजित की गई थी। तो ये वीना कांग्रेस कब हुई थी? सितंबर 1814 ईस्वी में प्रारंभ हुई। बाद में इसमें जो भी निर्णय हुए उस पर हस्ताक्षर 9 जून 1815 ईस्वी को हमको देखने को मिलता है। वीना कांग्रेस यूरोप में वीना में ही क्यों हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो ये माना जाता है कि ऑस्ट्रिया यूरोप के राजनीति के केंद्र में था, पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं कि नेपोलियन के अभियान से सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित हुआ था तो ऑस्ट्रिया हुआ था। तीसरी बात हम देखते हैं कि नेपोलियन को पराजित करने में घोर प्रतिक्रियावादी राष्ट्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस समय घोर प्रतिक्रियावादी या निरंकुश सत्ता का मुखौटा यदि कोई था तो वो था मेटरनिख। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वीना में जो कांग्रेस आयोजित की गई, इसके पीछे ये महत्वपूर्ण बात थी। यूरोप में केंद्र में होना, मेटरनिख की भूमिका महत्वपूर्ण थी नेपोलियन को पराजित करने में। वीना कांग्रेस के प्रमुख प्रतिनिधि पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे तो कहा जाता है कि यूरोप के सभी बड़े और छोटे राष्ट्र वीना कांग्रेस में शामिल हुए थे। 90 बड़े महाराजा, 60 और राजाओं के प्रतिनिधि, यूरोप में केवल टर्की को छोड़कर सारे यूरोप इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। लेकिन इस सम्मेलन में 4 महत्वपूर्ण राष्ट्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही: रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा और इंग्लैंड, जिसे विश्व के इतिहास में बिग 4 के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधि मेटरनिख था और यह घोर प्रतिक्रियावादी था
और नेपोलियन के पराजय के पश्चात हम देखते हैं कि 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक का जो काल है मेटरनिक के युग के नाम से जाना जाता है। वो स्वतंत्रता और समानता का घोर विरोधी था, पुरातन व्यवस्था का समर्थक था, लोकतंत्र के प्रति उसको विश्वास नहीं था, वो क्रांति को घृणा की दृष्टि से देखता था। वो कहता था क्रांति एक ऐसा घोड़ा है जिसे समय से पहले ही जला देना चाहिए। ऐसे विचार मेटरनिक का था और जो इस वीना कांग्रेस के अध्यक्ष था। रूस का प्रतिनिधि जार अलेक्जेंडर प्रथम था। ये अस्थिर व्यक्तित्व का था और मेटरनिक तो उसको पागल समझता था, लेकिन वो बड़े राष्ट्र का प्रतिनिधि था। रूस एक शक्तिशाली राष्ट्र था और नेपोलियन को पराजित करने में रूस की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। इंग्लैंड के प्रतिनिधि के रूप में विदेश मंत्री कैसलरे शामिल हुआ। कैसलरे शांति का पक्षधर था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब राष्ट्रों का संघ बना, मित्र राष्ट्र की सेना को सहयोग करने के लिए इंग्लैंड ही आगे आया और एक प्रकार से साहूकार की भूमिका उन्होंने निभाई थी। राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में वे लाभ प्राप्त करना चाहता था, उसका उद्देश्य था, लेकिन इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि यूरोप में शक्ति संतुलन और विश्व शांति बनाना। राष्ट्रवाद और सैनिकवाद का समर्थक था। फ्रांस के प्रतिनिधि के रूप में तालीरा आया, जो एक समय नेपोलियन के विदेश मंत्री होते थे। लेकिन नेपोलियन तालीरा के बारे में कहता था कि वो रेशमी कपड़ों में लिपटा गोबर का टुकड़ा है, मतलब उसमें प्रतिभा नहीं, ऐसा नेपोलियन मानता था। लेकिन इस सम्मेलन में तालीरा ऐसा शख्स था जिन्होंने फ्रांस को बर्बाद होने से बचा लिया। फ्रांस के सम्मान की रक्षा करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये थे बिग फोर राष्ट्र। आपने समझा, ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा और इंग्लैंड। वीना कांग्रेस की सब प्रमुख समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या स्थिति थी, कौन कौन सी समस्याएं थी जिसका समाधान करना इस सम्मेलन के लिए, इस कांग्रेस के लिए आवश्यक था। पहला तो थी शांति की समस्या। वीना कांग्रेस में जो प्रमुख समस्या आई वो थी शांति स्थापित, यूरोप में शांति स्थापित। नेपोलियन जो 1799 ईस्वी में प्रथम कांसल से लेकर 1815 ईस्वी तक यूरोप में हलचल मचा दिया था। यूरोप पूरी तरह से अशांत था। प्रत्येक राष्ट्र भय से ग्रसित था कि कब नेपोलियन उस राष्ट्र पर आक्रमण कर देगा। तो इस प्रकार से पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ था। मानवता का विरोधी मानते हुए विश्व राष्ट्रों ने जो संघ बनाया था उसमें कहा था कि हम मानवता के पक्ष में युद्ध करने जा रहे हैं। नेपोलियन को जो पराजय कर रहे हैं उसके पीछे मानवतावाद है। तो यूरोप में शांति स्थापित करना सबसे पहली समस्या थी। दूसरा था पराजित राजाओं को दंडित करना। जिन जिन राष्ट्रों ने नेपोलियन का सहयोग किया था उन राजाओं को भी, जो पराजित हुए थे, उनको भी दंडित करना एक समस्या थी, एक प्रश्न था जिसका समाधान करना आवश्यक था। तीसरी महत्वपूर्ण बात, यूरोप का पुनर्निर्माण। नेपोलियन ने अनेक राष्ट्रों को पर आक्रमण करके उनको जीता था, उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया था। इस प्रकार से यूरोप का पुनर्निर्माण करना भी आवश्यक था। चौथी बात, फ्रांस की शक्ति पर अंकुश लगाना। यदि फ्रांस पर अंकुश नहीं लगाते तो फिर दूसरा नेपोलियन पैदा हो जाता, और दूसरा नेपोलियन जब पैदा होता तो फिर वही स्थिति आती। इसलिए फ्रांस की शक्ति को कंट्रोल करना आवश्यक था, नियंत्रण करना आवश्यक था, और ये भी एक समस्या थी, एक प्रश्न थी। पांचवा हम देखते हैं कि सबसे बड़ी समस्या थी, और वो समस्या थी चर्च की समस्या। यूरोप में चर्च का विशेष स्थान होता था। एक प्रकार से चर्च राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में पूरी तरह से दखलंदाजी करते थे, और यूरोप के जितने भी निरंकुश शासक थे ये कहीं ना कहीं चर्च पोप के अधीन होते थे, पोप के राजाज्ञा को मानते थे। लेकिन नेपोलियन वह शख्स था जिन्होंने चर्च से सीधा संघर्ष किया, और चर्च की जितने भी संपत्ति थी उन सारे संपत्ति को राजसात किया।
चर्च की संपत्ति विशाल होती थी, जैसे इंद्र का स्वर्ग का सिंहासन। ऐसे सुख भोगी थे पोप और पादरी वर्ग। ऐसा कोई सुख नहीं था जिसे पोप और पादरी वंचित थे। आपने धार्मिक सुधार आंदोलनों में भी यही स्थिति पढ़ा था कि किस प्रकार से पोप और पादरी का जीवन भ्रष्ट हो चुका था। नेपोलियन ने चर्च की संपत्ति को अधिग्रहित किया और अधिग्रहित करके किसानों में उसको बांट दिया था। तो ये भी समस्या थी कि पुनः चर्च की शक्ति और सत्ता की पुनर्स्थापना। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि क्रांति की समस्या। 89 ईस्वी की जो फ्रांस की राजक्रांति थी वो केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं था, आपको पता है उसका प्रभाव पूरे यूरोप तक फैला हुआ था। तो ऐसी स्थिति में ये निरंकुश सत्ता को उखाड़ फेंक कर लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग। तो ऐसी स्थिति में क्रांति को भी समाप्त करना आवश्यक था, उनके विचारों को समाप्त करना था। और सातवां बात हम देखते हैं कि विजित प्रदेशों का बंटवारा, ये तो इम्पोर्टेंट था। और इसीलिए तो ये बिग फोर आए हुए थे कि जिन जिन क्षेत्रों को विजित किया गया है उस क्षेत्रों का बंटवारा कैसे किया जाए, क्योंकि ये सभी राष्ट्र साम्राज्यवादी राष्ट्र थे और साम्राज्यवादी राष्ट्र होने के कारण विशाल क्षेत्रों पर अपना साम्राज्य स्थापित करना आवश्यक था। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से पोलैंड का विभाजन किया, किस प्रकार से अफ्रीका का लूट मचाया। तो ऐसे राष्ट्र बिना राज्य लिए, विजित प्रदेशों को लिए तो चुपचाप बैठने वाले नहीं थे। आगे हम देख रहे हैं वीना कांग्रेस की कार्यप्रणाली। इतना बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया, इतनी बड़ी कांग्रेस आयोजित की गई, तो इस कांग्रेस के कार्यप्रणाली क्या रहे? विद्वानों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है कि इस कांग्रेस में निश्चित नियम नहीं बनाए थे, निश्चित नियम का अभाव था। जो बिग फोर थे उनकी इच्छा ही एक प्रकार से नियम था, कानून था। उनके इच्छा पर ही ये सम्मेलन का निर्णय हो जाता था। कहने का मतलब ये बिग फोर जिसको कहा जाता है ना, ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा और इंग्लैंड, इनकी इच्छा ही निर्णय माना जाता था। लेकिन कालांतर में तालीरा जो फ्रांस का प्रतिनिधि था इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद 8 राष्ट्रों की एक समिति बनी और इनके द्वारा निर्णय किया गया। इन 8 राष्ट्रों में बिग फोर तो थे ही, बाद में फ्रांस को शामिल किया गया जो बिग 5 हो गया। इसके अतिरिक्त कि स्पेन, पुर्तगाल और स्वीडन, इन तीनों को शामिल किया गया और इस प्रकार से 8 राज्यों की एक समिति बनी थी और इसके द्वारा ही निर्णय हुआ गया। तो इस प्रकार से इस सम्मेलन में जो भी निर्णय लिए गए वो ना कोई प्रस्ताव आता था, ना उस पर कोई वोट होता था। विद्वानों का मानना है कि नाच गानों में ही बड़े बड़े राष्ट्रों के भाग्य का निर्णय कर दिया गया। कभी कभी ये भी बात कहा जाता था कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई मजाक में कोई बात सामने रख दिया और दूसरे व्यक्ति को वो बात पसंद आ गई तो वही निर्णय मान लिया जाता था। तो इस प्रकार से कोई नियम नहीं था, ऐसे विद्वानों का मानना है। एक प्रकार से ये बिग फोर को छोड़ दे तो पूरी तरह से वीना कांग्रेस एक पंजीकरण संस्था थी जिसमें यूरोप के सारे राष्ट्र आए, पंजीकरण कराए और मस्त रहे। निर्णय तो इन बिग फोर को ही करना था। तो उनकी ये कार्यप्रणाली रही। वीना कांग्रेस के प्रमुख सिद्धांत पर चर्चा करेंगे और जिन सिद्धांतों पर वीना कांग्रेस की कार्यवाही हमको देखने को मिलती है। वीना कांग्रेस के प्रमुख सिद्धांत, पहला सिद्धांत था न्यायोचित राजवंश का सिद्धांत। क्योंकि यूरोप में जो राष्ट्रीय राजतंत्रों की स्थापना हुई थी तब से लेकर अब तक यूरोप में राष्ट्रीय राजतंत्र के अंतर्गत राजवंश स्थापित हुए थे, जिसमें जैसे फ्रांस में बुर्बो राजवंश था। तो इस प्रकार से कई राजवंशों की पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए और ये प्रस्ताव तालीरा लाया हुआ था। दूसरा बात हम देखते हैं कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत। यूरोप के मानचित्र में या यूरोप की राजनीति में शक्ति संतुलन आवश्यक था। तराजू के 2 पलड़े होते हैं, 2 पलड़े में यदि समान रूप से भार रहे तो ऐसी स्थिति में तराजू बराबर रहेगा। यदि कोई ज्यादा हो गया तो फिर तो यही स्थिति थी। यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना आवश्यक था। जो राष्ट्र शक्तिशाली होता था वो कमजोर राष्ट्र पर आक्रमण करता था। जैसे फ्रांस ने किया, नेपोलियन ने किया, रूस ने किया
ऑस्ट्रिया भी करता था, ऐसा नहीं है ऑस्ट्रिया दूध का धूला है, ऐसी बात नहीं। वो भी एक साम्राज्यवादी राष्ट्र था। पोलैंड को किस प्रकार से विभाजित किए, पूरी तरह से पोलैंड के अस्तित्व को समाप्त कर दिए। तो शक्ति संतुलन बनाए रखना यूरोप में बहुत ही आवश्यक था। तीसरा हम देखते हैं पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत। जिन मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को पराजित करने में, नेपोलियन को हराने में सहयोग दिया था, उनको पुरस्कार मिलना चाहिए, और जिन राष्ट्रों ने नेपोलियन का सहयोग किया था उसको दंड देना आवश्यक था। तो इस प्रकार से इन तीनों सिद्धांतों के आधार पर वीना कांग्रेस की कार्यवाही प्रारंभ हुई। तो जो लिए गए निर्णय है उस पर हम चर्चा करते हैं। वीना कांग्रेस द्वारा यूरोप का पुनर्निर्माण। वीना कांग्रेस ने कौन कौन से निर्णय लिए, क्या क्या बातें सामने आई, जो प्रमुख राष्ट्र थे जिनको लाभ मिला, जिनको हानि हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला स्थान आता है फ्रांस का। ऑस्ट्रिया और रूस एक ऐसे राष्ट्र थे जो फ्रांस को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते थे कि यहाँ पर कभी भी शक्ति का उत्थान नहीं हो सके। जैसे पेरिस के शांति सम्मेलन में आपने देखा कि जर्मनी का जिस प्रकार से अपमान किया गया था, जर्मनी उस अपमान को भूला नहीं था, और कालांतर में 20 वर्ष के पश्चात पुनः सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। लेकिन ब्रिटेन के विदेश मंत्री कैसलेरे नहीं चाहता था, क्योंकि वो यूरोप में शांति स्थापित करना चाहता था, और ऐसी स्थिति में वो फ्रांस के भी हितों की रक्षा करने का प्रयास किया। लेकिन वीना कांग्रेस में फ्रांस के प्रति जो निर्णय हुआ था वो ये था कि 1790 से पहले जो फ्रांस की स्थिति थी वही स्थिति पुनः लागू कर दी गई। युद्ध के हार जाने के रूप में फ्रांस को 17,000 फ्रैंक देना था मित्र राष्ट्रों को, और जब तक फ्रांस इन बड़ी राशि को मित्र राष्ट्रों को नहीं देता तब तक ब्रिटेन के सेनापति वेलिंगटन के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों की एक सेना फ्रांस में रहने का भी निर्णय लिया गया। फ्रांस के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना हो गई, और इस वंश का एक राजकुमार जिसका नाम था लुई 18वां, और लुई 18वां को फ्रांस का शासक बना दिया गया। तो ये फ्रांस के पक्ष में निर्णय हुआ वीना कांग्रेस की। दूसरा हम देखते हैं रूस। रूस का जार अलेक्जेंडर प्रथम भी की भूमिका नेपोलियन को पराजित करने में महत्वपूर्ण रही, और इसीलिए रूस को अत्यधिक लाभ इस सम्मेलन से हुआ। फिनलैंड और बसराबिया पर अधिकार रूस ने किया था, और इसके तहत रूस को ये प्रदेश दे दिया गया। इसके अतिरिक्त टर्की के कुछ क्षेत्रों पर भी रूस का अधिकार मान लिया गया। ग्रैंड डची ऑफ वार्सा पर अधिकार मान लिया गया। और आपको पता है, जब आपने पोलैंड का विभाजन पढ़ा था तो पोलैंड के विभाजन में 1795 ईस्वी में प्रसा, ऑस्ट्रिया और रूस ने पोलैंड पर आक्रमण करके पोलैंड के अस्तित्व को मिटा दिया था। तो ग्रैंड डची ऑफ वार्सा पर रूस का अधिकार वीना कांग्रेस में रूस के लिए अत्यधिक लाभ पहुंचाने वाला था। इस तीसरा हम देखते हैं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो इस सम्मेलन का अध्यक्ष था, इसका नेता मेटरनिक था, इसको भी अत्यधिक लाभ हुआ। पोलैंड का कुछ भाग इनको दे दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो लोम्बार्डी और वेनेशिया का था, जिस पर कभी इटली का अधिकार था, ये क्षेत्र ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। साथ ही साथ ऑस्ट्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका पूरी तरह से यूरोप में हो गई। प्रसा भी नेपोलियन को पराजित करने में प्रमुख भूमिका निभाई हुई थी। तो प्रसा को राइन नदी का महत्वपूर्ण क्षेत्र पश्चिमी प्रदेश सैक्सनी राज्य दे दिया गया। साथ ही साथ प्रसा में 38 जर्मन राज्यों का एक संघ बना दिया गया, जिसे जर्मन परिसंघ के नाम से जाना जाता है। कालांतर में इसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया को बनाया गया, और जिसका परिणाम आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार से प्रसा ने ऑस्ट्रिया को पराजित करके जर्मन संघ का एकीकरण किया और जर्मनी का एकीकरण हो गया। ये हम आगे देखेंगे। इंग्लैंड, सर्वाधिक लाभ इंग्लैंड को भी मिला। हेलीगोलैंड का जो क्षेत्र था, माल्टा का जो क्षेत्र था,
दक्षिण अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया, साथ ही साथ श्रीलंका एवं अन्य छोटे छोटे द्वीपों, क्योंकि इंग्लैंड के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि वो साम्राज्यवादी देश था। इस समय भारत में भी अंग्रेजों का अधिकार था। इंग्लैंड के बारे में ये कहा जाता है ना कि इंग्लैंड में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता। इटली को इस सम्मेलन से अत्यधिक हानि हुई, उसका पूछने वाला कोई नहीं था। इटली को एक प्रकार से भौगोलिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया और जिस लोम्बार्डी और वेनेशिया पर उसका अधिकार था उससे भी उसको छीन लिया गया। तो इस प्रकार से यदि सबसे इटली को विश्व इतिहास में चालाक लोमड़ी कहा जाता है, लेकिन इटली यहाँ कुछ नहीं प्राप्त किया। और यही कारण रहा कि देखिए वीना कांग्रेस में जिस प्रकार से इटली के साथ जो हुआ था उसका परिणाम आगे यूरोपीय राष्ट्रों को भुगतना पड़ा था। हालैंड को बेल्जियम दे दिया गया। हालैंड, जबकि हालैंड और बेल्जियम राजनीतिक विचारधारा थी, अलग अलग थी, फिर भी बेल्जियम को इसलिए हालैंड को दे दिया गया ताकि वो फ्रांस की शक्ति को रोक सके। स्पेन में पूर्व राजवंश की पुनर्स्थापना कर दी गई। फर्डिनेंड सप्तम को राजा बना दिया गया। इसी प्रकार से पुर्तगाल के बारे में हम देखते हैं कि पुर्तगाल को इस सम्मेलन में भौगोलिक दृष्टि से कुछ नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर जॉन चतुर्थ के शासन की स्थापना कर दी गई। डेनमार्क और स्वीडन, चूंकि डेनमार्क ने नेपोलियन का साथ दिया था इसलिए से नॉर्वे छीन लिया गया और स्वीडन को दे दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि वीना कांग्रेस ने भौगोलिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसके अतिरिक्त वीना कांग्रेस ने कुछ सामाजिक कार्य भी किए, जैसे दास प्रथा की समाप्ति पर चर्चा हुई, क्योंकि इस समय यूरोपीय राष्ट्र में अफ्रीका से दास ले आते थे तो दासों की स्थिति बहुत खराब थी, ये थी, उस पर भी चर्चा हुई। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून भी पारित किए गए जिसके आधार पर यूरोप की व्यवस्था स्थापित हुई और कालांतर में यूरोप में जो संयुक्त व्यवस्था की स्थापना हुई पर भी वीना कांग्रेस में चर्चा हुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वीना कांग्रेस में यूरोपीय राष्ट्रों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जो विश्व इतिहास में वीना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है और यह विश्व इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। हम वीना कांग्रेस का मूल्यांकन करना चाहेंगे कि वास्तव में वीना कांग्रेस कितना लाभकारी रहा या इनमें दोष क्या क्या रहे। वीना कांग्रेस वास्तव में क्रांति एवं युद्धों के युग की समाप्ति करना चाहा। ये दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कड़ी को जोड़ने वाला था। पहला, क्रांति एवं युद्ध को समाप्त करना और दूसरा, पुनः प्रतिक्रियावादी शासन की पुनर्स्थापना। वीना कांग्रेस में ये दो चीज महत्वपूर्ण चीज हमको देखने को मिलता है। वीना कांग्रेस के दोष ऐसे कौन कौन से बातें थी जो वीना कांग्रेस में नहीं होना था, जिसमें कमी हमको देखने को मिलता है। पहला हम देखते हैं कि राष्ट्रीय भावनाओं की पूर्ण उपेक्षा। वीना कांग्रेस में राष्ट्रीय भावनाओं की पूर्ण उपेक्षा की गई थी। ऐसे राष्ट्रों को ऐसे भौगोलिक क्षेत्र दे दिए गए थे जो जिनकी विचारधारा अलग अलग थी। बाद में यहाँ विद्रोह होने लगे और पुनः यूरोप में अशांति का वातावरण निर्मित हो चुका था। दूसरा, देखते हैं कि प्रतिक्रियावाद का प्रभुत्व फिर से स्थापित हो गया। निरंकुश सत्ता कभी भी जन कल्याणकारी नहीं रहा है, आप सभी जानते हैं। निरंकुश सत्ता ने सदैव ही निम्न वर्ग के या जनता का अहित किया है। यदि ऐसा नहीं कर सकते, यदि कोई शासक प्रजापालक है तब तो वह अपने प्रजा को अपने पुत्र की भांति मानता है, लेकिन निरंकुश सत्ता में सदैव ही जनता, निम्न वर्ग कर प्रदान करने वाला माना जाता था और इनसे कर वसूल किया जाता था। इनकी सुख और सुविधा के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता था। और यही कारण तो रहा कि यूरोप में जितने भी राष्ट्रीय राजतंत्र थे, जितने भी राजवंश थे, उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प हुआ, लोकतंत्र की स्थापना की बात कही गई। तो वीना कांग्रेस में पुनः प्रतिक्रियावादी प्रभुत्व को स्थापित कर दिया गया। तीसरा, हम देखते हैं कि जन एवं क्रांतिकारी भावनाओं की अवहेलना। क्रांति की जो आग है उसको बुझाया नहीं जा सकता। यह भले सुसुप्त अवस्था में चला जा सकता है।
वीना कांग्रेस ने 1789 ईस्वी की जो क्रांति के जो उद्देश्य थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसका दफन करना चाहा, लेकिन ये विचारधारा का दफन नहीं हुआ। आप देखते हैं कि फ्रांस में पुनः 1830 ईस्वी में क्रांति हुई। यद्यपि यूरोपीय राष्ट्रों ने इसे कुचल दिया, लेकिन 1848 ईस्वी में जो क्रांति हुई वह घोर प्रतिक्रियावादी मेटरनिख को भी उखाड़ फेंका और उसकी सत्ता समाप्त हुई और वह भी भागने के लिए मजबूर हुआ। तो वीना कांग्रेस में हम ये चीज देखें, लेकिन ये भी ऐसा नहीं कि हम वीना कांग्रेस को पूरी तरह से दोष युक्त ही माने। वीना कांग्रेस का विशेष महत्व था। हम वीना कांग्रेस के महत्व पर चर्चा करते हैं कि पहला तो है यूरोप में शांति की स्थापना। वीना कांग्रेस में जो निर्णय लिए गए 1815 ईस्वी में, इसे यूरोप में शांति की स्थापना हुई। नेपोलियन ने जो हाहाकार मचाया हुआ था, इससे यूरोप को मुक्ति मिली और लगभग 40 वर्षों तक यूरोप में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। दूसरा हम देखते हैं कि एक नया विचारधारा का जन्म हुआ कि यूरोपीय झगड़ों का निपटारा विचार और विमर्श से भी हो सकता है। ये बातें भी हमको देखने को मिलता है। तीसरी बात, पवित्र संघ और चतुर्मुख संघ की स्थापना हुई और इसके द्वारा यूरोप के भाग्य का निर्णय हुआ। कुछ समय तक हम इस पर चर्चा करेंगे। अलग प्रतिनिधि शासन की स्थापना, ये भी बात हमको देखने को मिलता है कि यदि दो राष्ट्रों को एक में मिला दिया जाए तो दूसरे राष्ट्र जो पहले था उसका प्रतिनिधि भी पहले राष्ट्र के संसद में प्रतिनिधित्व कर सकता है, अपने क्षेत्र की बात को वह रख सकता है। ये प्रतिनिधित्व शासन की व्यवस्था भी हम इसमें देखते हैं। महत्वपूर्ण बात, दास प्रथा की भत्सना की गई थी। इसके बाद दास प्रथा जो है वो मानवता के लिए कलंक है। आप सभी जानते हैं कि दास प्रथा में किस प्रकार से मनुष्य को से बंदी का जीवन बिताना पड़ता था और दास की स्थिति पूरी तरह से नाज की होती थी। दास को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। तो दास प्रथा थी, इसकी भत्सना की गई। एक महत्वपूर्ण लाभ हमको महत्व इसमें देखने को मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का प्रतिपादन हुआ। इटली और जर्मनी के एकीकरण की भूमिका में भी महत्वपूर्ण भूमिका वीना कांग्रेस ने निभाई। जैसे जर्मन परिसंघ का निर्माण किया था। जर्मन परिसंघ के निर्माण से कालांतर में जर्मनी की एकीकरण की जो ज्वाला थी वो धधकने लगी और आप देखते हैं कि 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसी प्रकार से इटली में भी राष्ट्रीयता की विचारधारा आई और इटली का एकीकरण हुआ। तो इस प्रकार से निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि 1815 ईस्वी में जो वीना कांग्रेस हुई थी, इन्होंने यूरोप में पूरी तरह से शांति स्थापित करने का प्रयास किया। नेपोलियन के द्वारा जो यूरोप में छत विछत हुआ था जो क्षेत्र, उस नेपोलियन की शक्ति को नियंत्रित करके, पराजित करके यूरोप में शांति स्थापित करने का कार्य किया। तो इस प्रकार से जहाँ तक मेरा विचार है कि वीना कांग्रेस के प्रत्येक बिंदु पर हमने चर्चा की। यदि कोई बातें होगी तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।